हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्री हॉर्टी लर्निंग्स। आज हम लोग चैप्टर 14 और 16 पढ़ेंगे। 14 में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बायोकेमिस्ट्री। जो छोटे छोटे चैप्टर्स है उन्हें मैं पहले कंप्लीट कर रही हूँ। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन इंडिया प्रोफेसर मिशन वॉग साहब है। उसके बाद 1960-61 में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर कंपनी इंडिया में स्टार्ट हुई थी। अभी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर रही है आयकर गुडर्स की। उसके बाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में 1942-43 में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पहली बार पढ़ाया गया, मतलब शुरू किया गया। और अभी एस्टिमेशन लगाया गया अगले पॉइंट में कि 150 मिलियन अगर खर्च हो, जिसमें 3 मिलियन ट्रैक्टर्स आ जाएंगे और उसका खर्च है हर साल का 2.5 लाख रुपए पर ट्रैक्टर। और 2.5 लाख ट्रैक्टर पर ईयर अगर खरीदा जाए, और उसके बाद 10,000 पावर टिलर पर ईयर। ये एस्टिमेशन लगाया गया है जिसमें मशीनरी का पॉपुलेशन देखा गया कि 150 मिलियन ट्रैक्टर्स अभी प्रेजेंट में एग्रीकल्चर मशीनरी जो है वो इतने लगभग मौजूद है। ठीक है, उसके बाद एवरेज मैन कैन डेवलप मैक्सिमम पावर ऑफ 0.1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट्स होते हैं। और वाट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ पावर, यानी कि जब कोई काम कर रहा है कोई भी आदमी, तो वो पावर जनरेट कर रहा होगा ना, उसी की मदद से वो काम कर रहा है। तो पावर का क्या होता है? ये जनरली एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, यानी कि आप 1 सेकेंड में आपने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की, वही पावर है। तो पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। तो यहाँ पे हॉर्स पावर के टर्म में अगर देखा जाए तो एक आदमी पूरे फार्म का एक दिन में अगर काम कर रहा है तो 0.1 हॉर्स पावर वो पावर जनरेट कर रहा है। और उसको वाट में हम ऐसा यूनिट में बताएं तो 74.6 वाट वो एनर्जी पावर जनरेट कर रहा है। और जब हम बुलॉक्स की बात करें, यानी कि 2 बैल को अगर बांध दें फार्म में काम करने के लिए, तो वो 1 हॉर्स पावर जनरेट करेंगे। और उसका जो है वो टोटल 1 हॉर्स पावर में 746 वाट्स होते हैं, उसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद है कैमल। अगर बुलॉक्स को हटा के कैमल लगा दिया जाए, वो भी उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे 1 हॉर्स पावर, यानी कि 746 वाट्स। यहाँ पे वाट्स नहीं है, ये मिसप्रिंट है, वाट्स होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। उसके बाद एवरेज फोर्स फॉर अ ड्राफ्ट एनिमल कैन एक्सर्ट इज नियरली 1/10 ऑफ इट्स बॉडी बॉडी वेट। यानी कि एक आदमी का जितना यहाँ पे एनिमल की बात की जा रही है, ठीक है, आदमी भी तो एनिमल ही है। अच्छा छोड़िए। ठीक है, ड्राफ्ट एनिमल यानी कि इसको ड्राउट एनिमल भी कहते हैं, जो कि खींचने उठाने और ये सब में जो ट्रेडिशनली यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर में, उन सब एनिमल्स का जितना बॉडी वेट होता है, उसका एक और 10 भाग अगर कर दे उसमें से एक हिस्सा, बस उतना के बराबर ही वो अपना प्रेशर फोर्स लगा पाते हैं, 1/10 पूरे बॉडी का। और यहाँ पे है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा उम्मीद है। उसके बाद है फर्स्ट बैचलर डिग्री कोर्स इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन इंडिया। अब डिग्री कोर्स वो इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया था कि वहाँ खोला गया। अब वहीं पे उसी इलाहाबाद में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का डिग्री बैचलर डिग्री कोर्स स्टार्ट किया गया। उसके बाद है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर्स, जिसको ISAE भी बोलते हैं, 1960 में आया था IIT खड़गपुर में, जो कि आज उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। उसके बाद ये अभी जो ISAE बताया, वहां से ये दो पब्लिकेशंस रिलीज होती है, जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टुडे, जिसको ATE बोलते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट में दिया है कि टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, थर्मल पावर में 56% और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी कि पानी से जो बिजली बनाया जाता है 36%, न्यूक्लियर पावर 16%, और बाकी का बचा हुआ जो परसेंटेज है वो डीजल और गैस से आ रहा है। उसके बाद फार्म होल्डिंग इन इंडिया, जो जनरली कितना फार्म किसके पास है, ये एस्टिमेट करने के लिए ना उसको कई कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है मार्जिनल फार्मर, दूसरे हैं स्मॉल लैंड होल्डिंग, तीसरे सेमी मीडियम, मीडियम और पांचवा लार्ज। इसको 5 पार्ट्स में बांटा गया है। मार्जिनल किसको कहेंगे? जिनका भी 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम होगा। दूसरा है स्मॉल लैंड होल्डिंग, किसको कहेंगे? 1 और 2 हेक्टेयर के आसपास होगा। सेमी मीडियम कहेंगे जिसका 2 से 4 है, जस्ट स्मॉल लैंड होल्डिंग के डबल। उसके बाद मीडियम है, ये सेमी मीडियम का डबल है, 4 से 10। और लार्ज फार्मर्स किसको बोलेंगे? जिसका 10 हेक्टेयर से बहुत ज्यादा हो, वो लार्ज फार्मर्स हो गए।
और सबसे कम यहाँ पे अगर देखा जाए इन पांचों में तो कौन है? मार्जिनल। मार्जिनल का 1 हेक्टेयर से भी कम है। 1 हेक्टेयर है या तो 1 से कम है, 1 या 1 से कम, ठीक है। उसके बाद स्मॉल लैंड होल्डिंग में 1 और 2 हेक्टेयर दोनों को स्मॉल लैंड होल्डिंग बोलते हैं। तो इस वाले क्लासिफिकेशन में 1 हेक्टेयर से कम को माना गया है मार्जिनल, और स्मॉल लैंड होल्डिंग को 1-2 हेक्टेयर के बराबर। सेमी मीडियम 2 से 4, मीडियम 4 से 10 और लार्ज 10 से भी ज्यादा। याद हो गया होगा। उसके बाद मोस्ट पॉपुलर ट्रैक्टर जो है फाउंड, कितने हॉर्स पावर्स होते हैं ट्रैक्टर में? 31 से 40 हॉर्स पावर सेगमेंटेड होती है, यानी कि, और उसको जब हम अकाउंट्स के मामले में देखें सेल्स कितना वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो 60% सेल हो रहा है ये जो ट्रैक्टर है। और थर्मल इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन, थर्मल इफिशियंसी क्या होती है? मतलब वो कितने देर में कितना उसमें से हीट निकलेगा और वो हीट उसको एफिशिएंट बनाने के लिए काम करेगा। ये हो गया उसका वर्ड बाय वर्ड। तो ये आपको याद रखना है। वर्ड तो आप समझ गए। 32 से 38 डीजल इंजन का होता है और पेट्रोल का कम होता है डीजल से। 25 to 32% ही होता है एफिशिएंसी। उसके बाद है यूनिट पावर अवेलेबल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया। कितना यूनिट पावर चाहिए होगा एक क्रॉप उगाने के लिए? 1.35 किलोवाट पर हेक्टेयर चाहिए। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उसमें कितना चाहिए, मतलब जितना होना चाहिए? 1.35 इंडिया में अवेलेबल है, और जो जितना चाहिए वो है 2.15 किलोवाट पर हेक्टेयर। यानी अभी भी हम लोग बहुत लैग कर रहे हैं, मतलब हम पीछे छूट चुके हैं। इसको हमको आगे लाने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में और भी मशीनरीज का यूज करना होगा, और भी नए नए टेक्निक्स का यूज करना होगा, ताकि ये जो पावर का लैग है लगभग 1% का, वो एक 1 पॉइंट समथिंग किलोवाट का डिफरेंस है, और उतना डिफरेंस को कम करने के लिए अभी भी मैन पावर को लगाना पड़ रहा है काम करने के लिए। तो 1.35 किलोवाट पर हेक्टेयर इंडिया में अवेलेबल है, पर डिजायर्ड कितना है? 2.15 किलोवाट पर हेक्टेयर। उसके बाद है बायोगैस। सब लोग जानते होंगे, कोई नया नहीं है। बायोमास में इसमें क्वेश्चन में क्या आता है? क्वेश्चन में आता है कि कितना परसेंट क्या यूज करेंगे। जैसे मीथेन, मीथेन 45 to 70% यूज करना होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलेगा कितना? 30 to 35%। बुफेलोज, कितना कितना उनका डंग लेना होगा हमें? एक दिन में 15 किलो डंग वो देते हैं। और बुलोक्स और काउ 10 किलो डंग देते हैं, काव्स 5 किलो डंग पर डे देते हैं। तो जब हमें ये डाटा पता है तो हम उस हिसाब से डंग को कलेक्ट कर सकते हैं और वहां पर अवेलेबल करा सकते हैं। फिर जब उसको बर्न किया जाएगा बायोगैस के अंदर, तो कैलोरीफिक वैल्यू उसमें से निकल के आएगी 4500 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 4500 किलो कैलोरीज जनरेट होगी। उसके बाद सुटेबल कंडीशन फॉर बायोगैस प्रोडक्शन, पीएच उसका 7 से 8 होना चाहिए, टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। कैटल डंग इज टू वाटर रेशियो कितना होना चाहिए? 4:5। और बायोगैस का अगर स्लरी बनाना है तो 1:1 रखेंगे। स्लरी क्या होता है? स्लरी होता है जो फ्लो कर सके, बह के कहीं जा सके, उस टाइप का। उसके बाद विंड एनर्जी, द स्पीड रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ विंड मिल, कितना स्पीड चाहिए हमें? 10 से 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड चाहिए। अगर उतने स्पीड में हमारा विंड मिल चल रहा है तो हम समझेंगे कि ये स्पीड बहुत बढ़िया है, एनर्जी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद है कि 2 टाइप्स ऑफ विंड मिल होते हैं, एक होता है हॉरिजेंटल और दूसरा होता है वर्टिकल एक्सिस रोटर। जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। पिक्चर में आप देख पाएंगे कि हॉरिजेंटल एक्सिस होता है एक का, वो इस तरह से घूमता है हॉरिजेंटल वाला, और जो वर्टिकल होता है वो इस तरह से घूमता है। मतलब वो खड़ा अप डाउन कंडीशन में होगा, और जो वर्टिकल वाला जो एक्सिस है वो अप डाउन हो गया, और हॉरिजेंटल जो है अर्थ में रहेगा। परपेंडिकुलर कौन होगा? वर्टिकल एक्सिस रोटर। तो ये 2 टाइप्स हैं, और इसमें ये पैरेलल होता है विंड के डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल वाला, क्योंकि वो अर्थ के लेवल में है तो एयर भी इसी तरह से फ्लो होता है। तो ये पैरेलल हो गया डायरेक्शन ऑफ विंड के। इसमें मल्टी ब्लेड, प्रोपेलर और सेल टाइप, ये 3 कंपोनेंट्स उसमें लगे होते हैं। फिलहाल विंड एनर्जी के बारे में बुक में इतना ही बताया गया है। उसके बाद सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी में सन का टेम्परेचर कितना है ये याद रखना होगा, 5777 केल्विन। अब क्या होता है केल्विन?
कंफ्यूज नहीं होना है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है ये। और सेल्सियस भी है, तो सेल्सियस है और एक फ़ारेनहाइट है। मैंने कुछ क्लासेस में बताया है इसके बारे में कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर सेल्सियस में दिया गया हो डाटा तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। तो आप इसको आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस में, लेकिन केल्विन में याद रखना, क्योंकि केल्विन ऐसा यूनिट है। तो सन का टेम्परेचर 5777, कहीं कहीं पे 78 भी देता है, 5777 केल्विन सन का टेम्परेचर है। तो अगर हम उस टेम्परेचर को यूज कर लेते हैं एनर्जी बनाने के लिए तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। सोलर एनर्जी सब लोग जानते हैं सोलर पैनल से होता है। तो अब यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है रेडिएशन के बारे में कि सन से किस टाइप के रेडिएशन आते हैं। जैसे अवेलेबल रेंज, यहाँ पे नैनोमीटर लिखा है, नैनोमीटर या फिर, हाँ, तो यहाँ पे 0.4 माइक्रोमीटर है, ठीक है, नैनो नहीं है, माइक्रो है ये। क्योंकि माइक्रो लिख पाना बुक में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है और कीबोर्ड में भी, तो इसलिए माइक्रो को इस तरह से लिखा गया है, माइक्रोमीटर। मैक्सिमम अवेलेबल रेंज है, ठीक है। उसके बाद यूवी रेडिएशन जो 8% है इस पूरे रेडिएशन का, वो 0.4 माइक्रोमीटर से थोड़ा कम है। 0.4 से 0.7 विजिबल रेडिएशन है, जो कि 46% है पूरे रेडिएशन का। और इंफ्रारेड रेडिएशन 46% है, जो कि 0.7 माइक्रोमीटर से कहीं ज्यादा है। अब यहाँ पे विजिबल रेडिएशन सबको याद होगा, मैंने विजिबल वेवलेंथ वगैरह बताया था नैनोमीटर्स में, जो कि जनरली 400 से 780 समथिंग नैनोमीटर के आसपास होता है ये विजिबल रेडिएशन। तो रेडिएशन यानी कि जो लाइट सन के तरफ से आ रहा है उसमें 8% यूवी रेज है, 46% विजिबल रेडिएशन है, 46% इंफ्रारेड है उसमें, और कुछ अवेलेबल रेंज है जो कि ओवरऑल इन सबको जोड़ के जो रेडिएशन रेंज बनता है वो है 0.4 माइक्रोमीटर। तो ये था जो रेडिएशन सन की तरफ से आ रहा है। उसके बाद सोलर कांस्टेंट क्या है, ये सब चीजें जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा है उनको पहले से पता होंगी। अब डरना नहीं है, ये सब थोड़ा बहुत काम आता है किसमें, जब हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो ये सब कैलकुलेशंस करने होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा तभी आप मशीन्स को हैंडल कर पाएंगे। इसलिए सोलर कांस्टेंट, सोलर रेडिएशन रिसीव्ड यानी कि एक सेकंड में कितना सोलर रेडिएशन रिसीव कर रहा है वो सरफेस, जो सरफेस हम यूज कर रहे हैं, और यूनिट एरिया में वो कितना कन्वर्ट कर पाएगा। और ये चीज ध्यान में रखते हुए कि सन जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है दिन ब दिन अर्थ पे, क्योंकि सुबह में कहीं और है सन का पोजीशन, शाम में कहीं और है, और उन सन से अर्थ का डिस्टेंस के हिसाब से वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा। ये सब कैलकुलेट करने के लिए हमें एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है फॉर्मूला के अंदर, वही है सोलर कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू होती है 1350 वाट पर मीटर स्क्वायर। और जिसको अगर कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे, ये वाट में था, कैलोरी में हो जाएगा 1.94 कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम इस रेडिएशन को मेजर कैसे करेंगे, आंखों से तो उतना दिखाई नहीं देगा हमको, तो सिर्फ विजिबल वाला पता चलेगा। तो इसके लिए हम पायरहेलियोमीटर, ये वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे बीम रेडिएशन डायरेक्ट जो सनलाइट है उसमें ले जाके हम इसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है पायरेनोमीटर, ये टोटल रेडिएशन को, ग्लोबल रेडिएशन को मेजर करता है। उसके बाद है सोलैरीमीटर, ये भी टोटल रेडिएशन को मेजर करता है लेकिन इनएक्यूरेट बताता है कभी कभी। उसके बाद है पायरोमीटर, ये बहुत है हाई टेम्परेचर मेजरमेंट में हम यूज करेंगे, जो जनरली अर्थ पे इतना हाई टेम्परेचर होता नहीं है, लेकिन हाँ हीट को और रेडिएशन को ये मेजर कर लेता है। जनरली न्यूक्लियर पावर वगैरह में इसका यूज होता है पायरोमीटर का। उसके बाद एक कलेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन, हम तीन तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम फ्लैट प्लेट रख देंगे ले जाके कलेक्ट करने के लिए, वो 40 डिग्री से 100 डिग्री तक वो आसानी से कलेक्ट कर लेगा। उसके बाद है फोकसिंग और कंसंट्रेटिंग कलेक्टर, सबको याद होगा वो बचपन वाला एक्सपेरिमेंट, लेंस से कागज में आग लगाते थे, क्या होता था, लाइट उसमें कंसंट्रेट होकर एक जगह पड़ता था, और वो अगर उसी हीट को, जस्ट इमेजिन, ये जो भी मैंने इंसिडेंस बताया उसी इंसिडेंस से किसी एक जगह पे बीम को लाके हम उसको कलेक्ट कर ले। सबने क्रिस 3 भी देखा होगा, उसमें यही एक्सपेरिमेंट चल रहा था शायद। तो फोकसिंग और कंसंट्रेटिंग कलेक्टर यानी कि हम क्या कर रहे हैं, लाइट को कंसंट्रेट करके एक जगह ला रहे हैं, और वो अगर 100 से ज्यादा है तो हम ये वाला चीज यूज करेंगे, फोकसिंग कंसंट्रेटिंग कलेक्टर को। उसके बाद है फोटोवोल्टाइक सेल्स यानी सोलर सेल्स,
ये क्या करता है ना, डाइवर्ट कर डायरेक्टली सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। अभी तक सिर्फ कलेक्ट करने की बात हो रही थी ऊपर दो में, और नीचे वाले में ना डायरेक्ट कन्वर्शन हो रहा है। कलेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उस पे लाइट गिरा वो कन्वर्ट कर देगा। इसमें सिलिकॉन्स लगे होते हैं और थिन बैरियर होता है जो कि कन्वर्शन की एफिशिएंसी को 10% से बढ़ा देता है। और इसी सब वजह से ये थोड़ा बायोडिग्रेडेबल कम है, यानी कि नेचर को हार्म पहुंचा रहा है। अब सब बोलेंगे कि अरे हम तो सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो ये तो अच्छा हुआ नेचर के लिए। एक्चुअली इसमें जो केमिकल्स मशीन्स में जो जितने पार्ट्स यूज हो रहे हैं, ये सारी चीजें ना डिग्रेड नहीं होती है टूटने के बाद। और काफी मुश्किल होता है इसको अलग करने में, डिस्ट्रॉय करने में। तो उस वजह से पोल्यूशन काउज कर रहा है। अदरवाइज यूज करते टाइम ये हेल्प कर रहा है। उसके बाद है साल्ट कंटेंट इन वाटर। पोर्टेबल वाटर जो हम लोग पीते हैं उसमें 550 ppm पार्ट्स पर मिलियन उससे कम होता है। सी वाटर में 30,000 से 40,000 ppm ऑफ साल्ट होता है। ग्राउंड वाटर जो हम जमीन से निकाल के पीते हैं उसमें 2000 से 3000 ppm ऑफ सॉल्ट होता है। उसके बाद दो अलग से पॉइंट दिए गए कि सोलर स्टील डिवाइस, ये एक तरह का डिवाइस है। स्टील का मतलब स्थिर नहीं समझना है। सोलर स्टील एक डिवाइस का नाम है। ये सलाइन वाटर को पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करता है। बेसिकली ये सारे सॉल्ट को पोलराइज करके अपने ऊपर चिपका लेता है, तो बचे हुए पानी हम निकाल सकते हैं उसमें से आसानी से। ये सनलाइट की मदद से आसानी से हो जाता है, इसलिए इसका नाम ही है सोलर स्टील डिवाइस। उसके बाद है एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। ये सोलर स्टील डिवाइस ना, जो शिप पे लोग जाते हैं ना, नाविक लोग, बड़े बड़े शिप होते हैं, वो लोग इसको रखते हैं कि अगर पानी ना हुआ तो उसको डायरेक्ट सेलाइन को पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करके पीने के लिए। ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर, हाँ एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे बताया। यहाँ पे क्यों बताया है, रीजन है क्योंकि ये भी सोलर एनर्जी का ही यूज कर रहा है। ग्रीन हाउस ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है पॉलीथीन का या रेनफोर्स्ड फाइबर का, हम बोल सके कह सकते हैं, जो कि क्या करता है, टेम्परेचर कंडीशन ऐसा प्रोवाइड करता है क्रॉप्स को कि वो आसानी से प्रोड्यूस हो जाते हैं चार दीवारी के अंदर। तो ये ग्रीन हाउस भी सोलर रेडिएशन में इसीलिए दिया गया है। यहाँ पे खत्म होता है सोलर रेडिएशन, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी। अब है बायोकेमिस्ट्री। इसमें एक वर्ड है बायोकेमिस्ट्री, ये डिराइव किससे हुआ है, ग्रीक वर्ड से। बायो का मतलब लाइफ होता है, सब कोई जानता है। और केमिकल, केमिकल का मतलब हुआ केमिस्ट केमिकल का मतलब केमिस्ट्री नहीं हुआ, मतलब कि केमिकल केमिस्ट्री इसमें जुड़ा हुआ है। यानी कि हम जो जीवन के लिए इम्पोर्टेंट केमिकल्स है, उन चीजों की पढ़ाई को बायोकेमिस्ट्री कह रहे हैं। ये जो नाम है बायोकेमिस्ट्री, ये जर्मन केमिस्ट कार्ल न्यूबर्ग के द्वारा 1903 में दिया गया था। वो फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री भी उनको कहा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया, केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस, प्रोसेसेस जिसके वजह से लिविंग बीइंग्स सरवाइव कर पा रहे हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, उन सबके पढ़ाई को बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों अटैच्ड होते हैं। तो ये बात याद रखने वाला है क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं CHO। मतलब इसमें कार्बन का नंबर चेंज होते रहेगा, किसी में 12 है तो C12 लिखेंगे, H2 ऐसे करके हम वो चेंज करते रह सकते हैं। C6H12O6। जिनको याद है ये किसका फॉर्मूला है, कमेंट करके बताइए। तो ठीक है, CHO है उसका जनरल फॉर्मूला, कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो जरूर से होगा। पर अगर उसका नंबर चेंज हो रहा है तो हम नीचे में सब्सक्रिप्ट में उसका नंबर रिड्यूस या एक्सीड कर सकते हैं। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल किस किस चीज का है, CHO का। उसके बाद ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, अल्डिहाइड कह सकते हैं। सबको याद होगा CHO क्या था, अल्डिहाइड ही तो था। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का अल्डिहाइड है जिसमें एक से ज्यादा अल्डिहाइड जुड़ गए हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O को कीटोन कहते थे, तो ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे कीटोन्स मिल गए हैं, बाद में हाइड्रोजन आ गया है, ये कह सकते हैं। तो इन सबको हाइड्रोलाइसिस अगर करवाया जाए तो जो बनेगा वो कार्बोहाइड्रेट है। ये दो तरह से डेफिनेशन दिया गया है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या क्या है भाई, ये इसका सीधा सा काम है कि ये प्रोवाइड करेगा एनर्जी और जाके स्टोर हो जाएगा बॉडी में। ठीक है,
उसके बाद ये स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल को बनने में हेल्प करता है, और ये स्पेयर प्रोटीन का भी काम करता है। अगर आप प्रोटीन नहीं खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट वहां पे काम करेगा, और एक तरह से फैट का भी काम कर सकता है। अब कैसे भाई, कार्बोहाइड्रेट है तो प्रोटीन कैसे बन जाएगा? ये आप जब डीपली पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। सब इंटरकनेक्टेड कनेक्टेड है। तो ठीक है, उसके बाद कितने तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं? 3 तरह के। पहला है मोनो, ओलिगो और पॉली। नाम से क्लियर होना चाहिए, मोनो का मतलब सिंगल। इसमें ये एक, सिर्फ एक कार्बन नहीं, एक कंपाउंड से बना बना होगा। कंपाउंड कैसे कहेंगे? अब सब सोच में पड़ गए होंगे। कंपाउंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी जो पॉली और ओलिगो है, उसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़ेंगे आके। ओलिगो में दो या दो से ज्यादा, नहीं सॉरी, दो या दो से कम, वो ओलिगो होगा, ठीक है। और मोनो में सिर्फ एक रहेगा। और पॉली वाले में बहुत सारे अलग अलग, दो से ज्यादा, जितना भी है सब आके जुड़ जाएंगे, और जो कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे वो पॉलीसेकेराइड कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे डेफिनेशन दिया है और उसका एग्जांपल्स दिया है। तो इसमें डेफिनेशंस में है कि ये सिंपल शुगर है। सिंपल शुगर क्योंकि हम अभी बताए हैं जस्ट कि इसमें एक ही, इसमें बहुत सारे यूनिट्स नहीं होंगे, और इसमें मॉलिक्यूल भी एक ही होगा, इसलिए इसको सिंपल शुगर भी बोलते हैं, अदर नाम है इसका। और ये भी बेसिकली अल्डिहाइड एंड कीटोन ही है, जिसमें दो या दो से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसको बोलते हैं? ओ एच। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ओ और एच। ओ एच को क्या बोलेंगे? यही है क्या? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ओ एच जहाँ पे भी आएगा, और अल्डिहाइड है सी एच ओ ग्रुप, और कीटोन्स है जी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो अल्डोज, अब मोनोसेकेराइड्स में ही अलग अलग आपके क्या है, एग्जाम्पल्स है, जिसमें कुछ हैं जो अल्डिहाइड्स वाले हैं, कुछ कीटोन वाले। तो अल्डिहाइड्स वाले में अल्डो ट्रायोज, यानी कि इसमें 3 होगा। इसका पहला एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल। अल्डो टेट्रोज, इसका नाम से ही क्लियर है, 4। तो अब फिर से मेरे से सवाल किया जाएगा कि अभी तो आप बोली थी कि एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, तो इसमें ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज कहाँ से आ रहा है? पेंटोज मतलब 5, हेक्सोज मतलब 6 के, हेप्टोज मतलब 7। एक्चुअली ये काउंटिंग है अल्डिहाइड्स का। अभी मैंने जस्ट बताया कि कार्बोहाइड्रेट में कई सारे अल्डिहाइड्स, कई सारे कीटोन्स मिलके एक मॉलिक्यूल या एक कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो हम मॉलिक्यूल्स नहीं बोल रहे हैं, हम अल्डिहाइड्स को काउंट करके यहाँ पे ट्रायोज, पेंटोज, हेक्सोज लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूल एक ही है, ओवरऑल जो मॉलिक्यूल बनेगा वो एक बनेगा। पर ओलिगो, अभी जो आगे पढ़ेंगे ओलिगो और पॉली, उसमें ऐसे ऐसे अल्डो ट्रायोज कई सारे जुड़ेंगे, तब जाके पॉली सेकेराइड्स बनेगा। इसमें एक ही है, अल्डोट्रायोज एक ही है, अल्डोटेट्रोज एक ही है, ये वाला बात है, ठीक है। अल्डोट्रायोज ग्लिसरॉल, अल्डोटेट्रोज इरिथ्रोज, अल्डोपेंटोज राइबोज। तो अभी क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना कि मोनोसेकेराइड्स कौन कौन है। एग्जाम्पल में 3 एग्जाम्पल ये रहेगा, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज दे देगा। या फिर पॉलीसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स का एग्जांपल मिक्स कर देगा ऑप्शन में, और बोलेगा पहचानो कि मोनोसेकेराइड्स कौन है। तो हम ये सोचना है कि अल्डो हेक्सोज है या हेप्टोज है, कुछ भी हो, है तो वो मोनोसेकेराइड ही। तो ये सारा क्या होगा, एग्जाम्पल हो सकता है मोनोसेकेराइड्स का। और इन सब में अल्डिहाइड है इसलिए इसको एल्डोज बोल रहे हैं, और अगर कीटोन रहेगा तो कीटो बोलेंगे, कीटो ट्रायोज, जैसे डाइऑक्सी एसीटोन, एरिथ्रोलोज, ये कीटो पेंटोज, पेंटोज राइबोलोज। देखिए, अगर अल्डो अल्डिहाइड अगर जुड़ा है तो वो राइबोज कहला रहा है, लेकिन अगर कीटोन ऐड हो जा रहा है तो उसी का नाम बदल गया, राइबोज ये भी है, राइब, ये वाला वर्ड दोनों में है। ये राइबोज है, लेकिन राइब्यूलोज अगर लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे उसमें कीटोन जुड़ा हुआ है। अरिथ्रोज है तो अल्डिहाइड, लेकिन अरिथ्रोलोज है तो कीटोन। उसके बाद फ्रक्टोज है, ठीक है, इसमें ग्लूकोज है। ग्लूकोज में सी एच ओ ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में सी डबल बॉन्ड ओ होता है। बस इतना सा का डिफरेंस है, और ये सब के सब क्या है, मोनोसेकेराइड्स है। उसके बाद है ओलिगो। इसमें ये ऐसा है ना, ये भी सिंपल शुगर ही है, लेकिन उसका पॉलीमर्स, यहाँ पे ये अंडरलाइन करने वाला बात है, पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। और केमिस्ट्री में आप जानते होंगे कि एक या
दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जब आके जुड़ते हैं तो वो पॉलीमर्स बन जाते हैं। तो ये पॉलीमर्स है बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स का, बहुत सारे मोनो आके आपस में जुड़ गए और वो अब क्या बना दिए, ओलिगोसेकेराइड्स बना दिए। इसमें 2 से लेकर 10 तक आके जुड़ सकते हैं और ये सब जाके कहाँ जमा होगा, प्लांट के वैक्यूल में। सेल में मैंने बताया था वैक्यूल के बारे में। उसके बाद डाइसेकेराइड, ओलिगो का ही पहला टाइप है ट्राई डाइसेकेराइड। डाई नाम से क्लियर है, इसमें 2 रहेगा। ट्राई इसमें 3 रहेगा, 3 मोनोसेकेराइड्स आके जुड़ेंगे। डाई वाले में 2 मोनोसेकेराइड आके जुड़ा था। टेट्रासेकेराइड में 4 मोनोसेकेराइड्स आके जुड़ेंगे। तो इसमें एग्जांपल है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग उसको बोलते हैं, ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है जिसमें कॉपर का यूज किया जाता है। अगर वो अपना पोलराइज्ड होना शुरू कर देता है, वो रिड्यूस हो जाता है, जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रिड्यूस हो जाता है। डीप हो गया क्या? अच्छा, बस आप सुन लीजिए। ये एग्जाम्पल बस रिड्यूसिंग क्या है ये बताने के लिए मैं बता रही हूँ, एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा केमिस्ट्री है, थोड़ा सा बता देती हूँ, बताने का मन हो रहा है। रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड्स उसको बोलेंगे ना जिसमें क्या होगा, कॉपर और बाकी जो अलग अलग मेटल्स भी कई जगह पे यूज किए जाते हैं, पर मैं कॉपर वाला बता रही हूँ। कॉपर में अगर वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस कर लेता है इस कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड्स को यूज करने के बाद, तो उसको रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड बोलेंगे, लाइट को अगर पोलराइज कर दिया। और नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड्स उसको बोलेंगे जो रिड्यूस नहीं कर पाया। तो ये सुक्रोज बहुत पॉपुलर है, केमिस्ट्री एनसीईआरटी में भी लिखा है सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है। और माल्टोज, लैक्टोज, सेल्यूबायोज, ये सब क्या है, रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड्स है। तो इस तरह से आप दोनों में डिफरेंस और दोनों के एग्जांपल्स याद रखिएगा। तो डाइसेकेराइड्स में देखिए यहाँ पे बताया है कि माल्टोज किन 2 चीजों से जुड़ के बना है, ग्लूकोज और ग्लूकोज। उसके बाद है लैक्टोज, लैक्टोज किन 2 चीजों से बना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। सेल्यूबायोस का यहाँ नहीं लिखा है और अब मुझे याद भी नहीं है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड सुक्रोज, सुक्रोज किससे बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों सेम नहीं है। उसके बाद ट्राइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स में 3 मोनोसेकेराइड रहेंगे, अभी जस्ट बताया मैंने तो राफिनोज। इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों को अगर मिला दिया जाए और तीनों केमिकली अटैच हो जाए एक दूसरे से तो वो रेफिनोज बनाता है। उसके बाद टेट्रासैकेराइड्स है जिसमें 4 मॉलिक्यूल है मोनोसैकेराइड्स के। पहला है स्टैचियोज। इसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज है और 2 मॉलिक्यूल गैलेक्टोज है। यानी कि रेफिनोज में एक गैलेक्टोज और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, स्टैचियोज। उसके बाद है पॉलीसैकेराइड। ये लॉन्ग चेन पॉलीमरिक कार्बोहाइड्रेट है। अब वो 2 से 10 वाले को तो ओलिगो बोल दिया, पर 10 से ज्यादा, 100, 50 जितना भी, 10 से ज्यादा जितना भी मोनोसेकेराइड अगर आपस में जुड़ गया तो वो पॉलीसेकेराइड्स बना देता है। और ये स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स, सेल का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, न्यूट्रिएंट्स है और एनर्जी के फॉर्म में जब स्टोर होना रहता है तो इन्हीं फॉर्म्स में होता है वो। क्योंकि ग्लूकोज वगैरह बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, अगर कहीं पे हमको एनर्जी बचा के रखना है जमा करके तो हम बड़ा अमाउंट में रखेंगे ना। कहीं भी हमको एक तकिया रखना है और एक ऐसा बैग है जिसमें 10 तकिया अट जाएगा तो हम उसमें डाल के उसको ले जाके स्टोर करेंगे ना, डायरेक्ट एक एक तकिया उठा के नहीं ले जाएंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल था। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड। उसके फंक्शन के बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है। जैसे स्टोरेज, प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में जो है ना पत्तियां स्टोर करती है किसके अंदर, फल के अंदर, और उसका फल हम चुरा के खा जाते हैं। उसके बाद है ग्लाइकोजन, एनिमल्स में और ह्यूमन में भी। अब मैंने पहले भी बोला ह्यूमन भी क्या है, एनिमल है। यहाँ पे साबित हो गया क्योंकि हमारे अंदर भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही एनर्जी जो है स्टोर होता है, कहाँ, लीवर में, और एनिमल्स में भी। तो ग्लाइकोजन, और लीवर में भर जाने के बाद अब जगह नहीं बचा है वहां, तो स्किन के नीचे में और आंखों के पीछे में, यानी कि आंख जिसका अंदर चला गया, बोलते हैं ना कि उसके अंदर अब एनर्जी नहीं बचा है, ग्लाइकोजन जमा होता है। इन इन जो 2-3 जगह मैंने बताया ना, इन सब जगहों पर कार्बोहाइड्रेट अपना फॉर्म बदल कर, ग्लूकोज अपना फॉर्म बदल कर ग्लाइकोजन बना लेता है। यानी कि बहुत सारा ग्लूकोज और बाकी चीजें उसमें जुड़ जाती है, मोनोसेकेराइड्स। अभी जस्ट मैंने बताया ये एक तरह का पॉलीसेकेराइड्स है, तो इसमें कई सारे मोनोसेकेराइड्स आके जुड़े होंगे और ये ग्लाइकोजन बना होगा और अब ये स्टोर होगा। तो पहला हो गया प्लांट में कैसे किस फॉर्म में जमा होगा, स्टार्च, और एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। दूसरा है स्ट्रक्चरल।
यानी जो स्ट्रक्चर बनाने में मदद कर रहा है। तो उसमें आएंगे सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन, सबके सब पॉलीसेकेराइड्स हैं। उसके बाद अदर्स, इसके अलावा भी काम है भाई पॉलीसेकेराइड्स के, सिर्फ दो काम नहीं है। स्टोरेज और स्ट्रक्चर से इसका काम नहीं बनेगा, और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि गम, अगर बाकी चीजें जो रेजिन वगैरह निकलता है प्लांट्स में से, और एक तरह से वेस्ट मटेरियल है या फिर यूजफुल है, हम लोग तो बाद में सब कुछ को यूज कर ही लेते हैं। फिलहाल जो प्लांट्स के लिए अनयूजफुल है, पेंटोजेन, हेक्सोजेंस, ये सब भी पॉलीसेकेराइड्स है। इसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड। अब ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे डीएनए में, आरएनए में, सब में न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड्स है, जो कि एक बॉन्ड आने वाला है। डरना नहीं है इस बॉन्ड से, ये बस नाम है, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। और इसके बोलने के पीछे ये छुपा हुआ है राज, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। यानी इसमें फास्फोरस होगा, और ये दो दो ईस्टर्स आके जुड़ेंगे, और ये एक तरह का बॉन्ड बनाएगा जिसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलेंगे। और उसके मदद से अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, मान लेते हैं ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दोनों जुड़ गए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, तो ये ओवरऑल क्या बनाएगा? और इसमें इसमें क्या क्या होंगे? शुगर और फॉस्फेट ग्रुप तो पक्का पक्का होंगे। तो ये सब जो आपस में जुड़ा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के मदद से, वो क्या बना लिया? न्यूक्लिक एसिड बना लिया। ठीक है, क्लियर है? फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इसका क्या काम है भाई? ये हेरिडिटरी कैरेक्टर को पेरेंट से बच्चों तक ले जाता है, ऑफस्प्रिंग तक, और साथ ही साथ ये प्रोटीन के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। न्यूक्लिक क्या क्या कंपोनेंट्स है? पहला है शुगर, राइबोज, डीऑक्सी अभी जस्ट जो हमने पढ़ा। राइबोज किस में होगा? आरएनए में। डीऑक्सी किस में होगा? डीएनए में। उसके फुल फॉर्म में ही यही है, डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो पहला तो शुगर है उसमें, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप है, अभी जस्ट बताया मैंने, फॉस्फोडाइएस्टर है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजिनस बेसेस, कुछ बेस पेयर भी है जिससे आके शुगर और फास्फोरस जुड़ेगा, और बाद में सब आपस में जुड़ेगा। ठीक है, किस बॉन्ड से? जैसे ये एक नाइट्रोजन बेस मान लेते हैं इसको, एडेनिन, गुआनिन, या थाइमिन, साइटोसिल, यूरासिल, आप इसमें से किसी को भी मान लीजिए, ये एक नाइट्रोजनस बेस पेयर है। अब इसमें आके फास्फोरस जुड़ गए, इसमें आके शुगर जुड़ गए, ऐसा ऐसा इसमें शुगर और फास्फोरस जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा बेस पेयर है जिसमें शुगर और फास्फोरस जुड़ा हुआ है, और ऐसे ऐसे बेस पेयर दो तीन आ गए, और सब आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ गए, तो क्या बन गया? न्यूक्लिक एसिड बन गया। तो नाइट्रोजन बेस में दो तरह के बेस पेयर होते हैं, एक है प्यूरिन और एक है पिरिमिडिन। प्यूरिन वाले में एडेनिन और गुआनिन को प्यूरिन की कैटेगरी में रखा गया है, और थाइमिन, साइटोसिल, यूरासिल को पिरिमिडिन वाले ग्रुप में रखा गया है। और मेरा खुद का ट्रिक है CUT, कट पिरिमिडिन। ठीक है, कट पिरिमिडिन। तो पिरिमिडिन क्या करेगा? काट लेगा, कट कर देगा। CUT, सी मतलब साइटोसिन, यू मतलब यूरासिल, और टी का मतलब थाइमिन। कट से पिरिमिडिन याद रखना है, और बचा हुआ दोनों प्यूरिन हो गया यार, एक ही याद रखो। तो एडेनिन और गुआनिन, एजी प्यूरिन, एजी प्यूरिन, कट पिरिमिडिन, ऐसे याद कर सकते हो आप चाहो तो। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बेसिकली क्या है? उसमें नाइट्रोजन बेस, अभी जस्ट जो मैंने बेस बताया, या तो प्यूरिन होगा या तो पिरिमिडिन होगा। अगर उसमें सिर्फ शुगर जोड़ा, देख लो क्या निकाल दिया इसमें, फॉस्फेट ग्रुप को निकाल दिया, बचे हुए दोनों को जोड़ दिया, शुगर और नाइट्रोजन बेस को जोड़ दिया, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और जब इसमें फास्फोरस भी लाके जोड़ देंगे तो न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। लेकिन अभी क्या किया है? फास्फोरस को उड़ा दिया है, सिर्फ नाइट्रोजन। और अगर नाइट्रोजन बेस और शुगर को जोड़ेंगे तो हम उसी चीज को न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। और इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे फिर से बताया कि या तो प्यूरिन रहेगा या तो पिरिमिडिन रहेगा, उसमें राइबोज या डीऑक्सी राइबोज शुगर जोड़ देना है, और उस वहां पे जो बॉन्ड काम कर रहा है, शुगर शुगर और नाइट्रोजन बेस पेयर को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड काम कर रहा है, इस बॉन्ड को बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, और दो ऐसे ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड आ रहा था वो था फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो एग्जाम में पूछेगा कि न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बॉन्ड है, तो फॉस्फोडाइस्टर, और न्यूक्लियोसाइड के अंदर कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। याद हुआ? ये थोड़ा केमिकल केमिस्ट्री है, तो लैंग्वेज, केमिकल लैंग्वेज आपको याद रखना होगा। फिर है पिरिमिडिन,
उसमें अगर सिंगल नाइट्रोजन रिंग हुआ, और ठीक है, इसीलिए उसको पिरिमिडिन कह रहे हैं। इसको अलग अलग क्यों बेस पेयर रखा है, ये रीजन बता रहा है। अगर सिंगल नाइट्रोजन रहा उस पूरे रिंग में, आपने रिंग पढ़ा होगा, कार्बन कार्बन का ऐसे हेक्सोज पेंटोज बनाते थे हम लोग, ठीक है, याद है किसी को? नहीं याद है, कोई बात नहीं, बस इतना याद रखिए कि रिंग में अगर एक ही नाइट्रोजन है तो उसको पिरिमिडिन कहेंगे, और अगर दो नाइट्रोजन है तो उसको प्यूरिन कहेंगे। और पिरिमिडिन में अभी जस्ट मैंने बताया, कट आएगा पिरिमिडिन और एजी आएगा प्यूरिन। उसके बाद है यहाँ पे फॉर्मूला न्यूक्लियोटाइड किसको कहेंगे। अभी जस्ट मैंने बताया कि जो आपके नाइट्रोजन बेस पेयर में सुगर जोड़ दिए तो वो न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरस कहीं से लाके जोड़ दो तो ये न्यूक्लियोटाइड बन गया, और ऐसे ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के न्यूक्लिक एसिड बन गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। और अगर कोई यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड को हटा के नाइट्रोजन बेस पेयर प्लस शुगर प्लस फास्फोरस लिख देगा तो वो गलत लिख दिया। नहीं, वो भी सही है। और उसी शुगर और नाइट्रोजन बेस पेयर को हम न्यूक्लियोसाइड वर्ड से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वही तो ना तुम जुड़ के न्यूक्लियोसाइड बनाता है। ये सब याद रखना है, ये ऐसे ही क्वेश्चन निकल के आता है। उसके बाद है न्यूक्लियोटाइड, इसमें क्या क्या होंगे फिर एक्सप्लेन कर दिया। एक मॉलिक्यूल शुगर का ले लो, एक फॉस्फोरिक एसिड ले लो, एक नाइट्रोजन बेस पेयर ले लो, तीनों को जोड़ दो, न्यूक्लियोटाइड हो गया। ठीक है। अब कितने तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक है आरएनए, एक है डीएनए। अब पढ़ते हैं आरएनए कहाँ कहाँ होता है। ये भी सारे लिविंग सेल्स में है और वो भी सारे लिविंग सेल्स में है, बट डिफरेंस कहाँ पे है कि ह्यूमंस में डीएनए होता है, और अच्छा उधर नहीं जाते, अभी सेकेंड पॉइंट देखते हैं। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कोडिंग डी कोडिंग और एक्सप्रेशन ऑफ जीन में हेल्प करता है। अब बोलेंगे मैंने उधर क्यों नहीं जाने से मना किया, उधर इसलिए नहीं जाना है क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं, जो 70 वाला सेल होता था, 80s और 70s का जो स्ट्रक्चर है सेल का, पुराने वाले प्रोकारियोट में पाया जा रहा था और न्यू वाले में नहीं पाया जा रहा था। बट एक मिनट, जब हम प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते हैं तो प्रोटीन सबसे पहले आरएनए बनता है, तब डीएनए बनता है। यानी कि आरएनए तो बनना ही पड़ेगा, और डीएनए बनाने के लिए आरएनए ही हेल्प करता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि किस में हो रहा है किस में नहीं हो रहा है। बस इतना याद रखना है कि सारे लिविंग सेल्स में है। और कोडिंग डिकोडिंग वही बात कर रहा है, ये प्रोटीन फॉर्मेशन में कोडिंग और डिकोडिंग का मदद लेना पड़ता है, और उसमें जीन के एक्सप्रेशंस करवाने पड़ते हैं। और ये सारा काम कौन करवाता है, आरएनए। और ये सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। डीएनए सबको याद होगा, डबल हेलिकल डबल स्ट्रैंडेड था, इस तरह से ऐसे जुड़ा रहता है ना, बीच में से सीढ़ी सीढ़ी बना रहता है। वो सीढ़ी सीढ़ी नहीं है, वही प्यूरिन पिरिमिडिन है, एक तरफ ए है तो एक तरफ टी है। ऐसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से वो जुड़े रहते हैं और डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए। लेकिन आरएनए कैसा होता है, आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड कौन रहेगा, आरएनए, और डबल स्ट्रैंडेड कौन रहेगा, डीएनए। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद अभी जस्ट मैंने बोला प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन वही वाला प्रोसेस है जो अभी मैंने सीक्वेंस बताया ना, कि प्रोटीन से अमीनो एसिड से डीएनए, आरएनए, आरएनए से डीएनए। ये ट्रांसलेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ये सब सारी चीजें आप टर्म्स जो सुन रहे हैं, ये सब प्रोटीन सिंथेसिस है। और इसके जरिए क्या होता है, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट होता है राइबोसोम से होते हुए। और ये राइबोसोम किस में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ आरएनए, कौन कौन सा टाइप्स है, इसमें 3 टाइप्स है। पहला है ट्रांसफर आरएनए जिसको टीआरएनए बोलते हैं, दूसरा है मैसेंजर आरएनए एमआरएनए बोलते हैं, और तीसरा है राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए। सबके फंक्शंस नाम से क्लियर है, लेकिन थोड़ा डिटेल है इसका फंक्शंस। अभी बस याद रखना है कि ये 3 तरह के राइबोसोम आरएनए होते हैं। उसके बाद है डीएनए। डीएनए क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है लगभग सारे ऑर्गेनिजम्स में, और ये इसेंशियल है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। क्योंकि डीएनए से जब वापस प्रोटीन बनाना रहता है तो फिर वही रास्ते से लौटेगा, ये जिस रास्ते से आगे बढ़ा था वही रास्ते से लौटेगा, रोड थोड़ी बदलता है। इसमें पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज है, उसमें क्या था, राइबोस, इसमें क्या है, डीऑक्सीराइबोस। और फोस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस। ठीक है। उसके बाद है, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम आरएनए कहाँ था, साइटोप्लाज्म में, लेकिन डीएनए कहाँ है, न्यूक्लियस में। और कुछ ऑर्गेनेल्स, खास तरह के ऑर्गेनेल्स जैसे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया,
इन सब में भी डीएनए होता है, अपना अपना डीएनए। और जिसके पास जिसका जितना डीएनए, वो लोग अपना फंक्शंस खुद से करना स्टार्ट कर देते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स लाइक राइबोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, इन सब के पास डीएनए नहीं होता है। बोले ना कुछ खास लोगों के पास ही होगा ना, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दो खास लोगों के पास डीएनए है। उसके बाद आता है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें बोथ अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमीनो ग्रुप किसको बोल रहे हैं? NH2, NH2 अमोनिया, अमीनो, नाम वहीं से आया है ये। इसी तरह से आपको याद रखना है केमिकल्स को। अमीनो ग्रुप यानी, पहले H ही लिखा गया, अच्छा इसको N बना देते हैं। NH2, ये है अमोनिकल ग्रुप, अमीनो ग्रुप। ये केमिस्ट्री में था अमीनो ग्रुप। तो ये अमीनो ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों अगर जुड़ गए तो वो जो चीज बनेगा वही चीज है अमीनो एसिड। ठीक है। और हर अमीनो एसिड कनेक्ट करता है एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड से। और उसी बॉन्ड को क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। एक और बॉन्ड आ गया, कंफ्यूज नहीं होना है। पिछला दो चीजें अलग कहानी थी, ये कहानी अमीनो एसिड के अंदर है। अमीनो एसिड में जो बॉन्ड बनेगा वो पेप्टाइड बॉन्ड है। और वो दोनों, चलिए रिवाइज करवा देते हैं। उसमें क्या था? जब न्यूक्लियोटाइड के अंदर अलग अलग न्यूक्लियोसाइड जो कनेक्ट हो रहे थे, वो कौन सा बॉन्ड था? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और जब न्यूक्लियोसाइड में जुड़ रहा था तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज था। और अमीनो एसिड में साइडिक, ऐसे याद रखिए, न्यूक्लियोसाइड में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज था। अमीनो एसिड में क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है। फिर है मेथियोनिन, सिस्टाइन। ये दो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है मैमल्स में। ठीक है। मैमल्स में दो तरह के सल्फर वाले अमीनो एसिड है, मतलब उसमें सल्फर होगा कार्बन की जगह पे। तो वो कौन कौन से हैं? मिथियोनिन और सिस्टीन। आगे हम लोग पढ़ेंगे ना कि इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, उसमें 20 तरह के होते हैं। सब में अमीनो एसिड में कार्बन कंपाउंड्स और बाकी चीजों के बदलने के वजह से उसका नाम अलग अलग है। तो कुछ ऐसे अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर आगे जुड़ गया, तो वो सब हो जाएंगे मिथ्योनिन और सिस्टीन। और ये एक तरह का ना प्रोटीन है, मतलब हम उसका बोल सकते हैं जैसे हमारे पूरे बॉडी का एक यूनिट क्या है? सेल है ना, वैसे ही प्रोटीन का एक छोटा सा यूनिट है अमीनो एसिड। ठीक है। उसके बाद है जनरली 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। अभी जस्ट मैंने बोला 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल। इसेंशियल्स वो होते हैं जो बॉडी में नहीं बन सकता है। अब बहुत लोग कंफ्यूज इसी में कर जाते हैं कि इसेंशियल है यानी वो बॉडी में होगा। नहीं, इसेंशियल है, उसको लेना जरूरी है। इसेंशियल याद रखो, लेना है बाहर से। इसेंशियल हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन हमारे पास नहीं है, वो बाहर से लेना पड़ेगा, इसीलिए तो जरूरी है। तो उसको फूड के साथ हमको खाना चाहिए। ये 10 होते हैं। और इसका यहाँ पे ट्रिक दे दिया है, जिन लोगों को ट्रिक चाहिए। टीवी मिल पाथ्स, ऐसे याद रखना है। टी से ट्रिप्टोफान, वी से वेलिन, आगे आप पढ़ लीजिए। ठीक है, एक बार रीड कर देते हैं। मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, लाइसिन। यहाँ पे दो एल है, ल्यूसिन और लाइसिन। TVMILL, फेनाइललीन, अर्जिनिन और थ्रियोनिन। ठीक है। उसके नॉन इसेंशियल, ये बॉडी में रहता है, कोई जरूरत नहीं है लेने का, अलग से खाने का कोई जरूरत नहीं है। एलानिन, अस्पारागिन, अस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक, ग्लूटामिक ग्लिसरी ग्लिसिन। अच्छा, दो बार ग्लूटामिक नहीं है, ग्लूटामिक एसिड है और ग्लूटामाइन है। उसके बाद ग्लाइसिन है, प्रोलिन है, सेरिन है और टायरोसिन है। इसका भी जैसे यहाँ पे ट्रिक दिया हुआ है वैसे आप ट्रिक बना लीजिए। ए 3 बार आया है, 3 बार A3C, G3PST, ऐसे करके एक ट्रिक बना लीजिए। फंक्शंस, अमीनो एसिड क्या करता है? पहले तो प्रोटीन बनाएगा, मसल्स को बनाएगा। जहां जहां बॉडी में डैमेज हुआ है या बड़ा होना है, ग्रो और रिपेयर करने का काम भी प्रोटीन का ही है, तो इनडायरेक्टली अमीनो एसिड का भी वही काम है। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स के बाद हार्मोन और एंटीबॉडीज, ये सब बनने में अमीनो एसिड हेल्प करेगा। उसके बाद आता है प्रोटीन। अब हम उसका प्रोटीन का बच्चा पढ़ लिए। अब बहुत सारा, सॉरी बच्चा नहीं, बिल्डिंग ब्लॉक पढ़ लिए। अमीनो एसिड बहुत सारा जुड़ गया और जुड़ के एक बड़ा सा चेन बना, और वही चेन क्या है? प्रोटीन महाराज। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें कई सारे अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड है। अभी जस्ट अमीनो एसिड में हम लोग पढ़े थे, उसी का तो ये बना हुआ है, तो इसमें भी पेप्टाइड बॉन्ड है। अब ये प्रोटीन आर रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर, फंक्शन और बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन के रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है प्रोटीन।
ये कंपोजिशन के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया। पहला है सिंपल प्रोटीन, दूसरा है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, तीसरा है डिराइव्ड। सिंपल प्रोटीन वो है ना जो अमीनो एसिड को क्या करता है, हाइड्रोलाइज करने के बाद बनता है। या फिर ये कह दीजिए कि बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है, उसको हम क्या किए, हाइड्रोलाइज करवा दिए। ठीक है, तो वो बना दिया सिंपल प्रोटीन। उसके एग्जांपल्स एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटीन, अल्ब्यूमिनॉइड्स, हिस्टोन, प्रोटामाइंस। एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। कंजुगेटेड प्रोटीन दूसरा आता है। इसमें क्या होता है ना, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा होता है। ठीक है, एक अलग से बैग जैसा जुड़ा होता है और उस बैग में भी एक केमिकल है जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल रहा है। तो एमिनो एसिड में अगर अलग से कोई एक ग्रुप जुड़ गया तो उसको कंजुगेटेड प्रोटीन प्रोटीन बोलेंगे। यानी कि प्रोटीन के अलावा कोई मटेरियल आके जुड़ गया। देखिए आगे एक्सप्लेन कर दिया। उसका एग्जांपल है ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन। इसमें फॉस्फोरस आके जुड़ गया। ग्लाइकोप्रोटीन में ग्लूकोज या ग्लाइकोजन कुछ आके जुड़ गया। न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड आके जुड़ गया अलग से। हीमोग्लोबिन में आपको पता है क्या जुड़ा है आके, नहीं पता है तो जानिए। ब्लड में अलग अलग प्रोटीन्स के अलावा जो आयरन और अलग मेटल्स जुड़े होते हैं वो हेमोग्लोबिन, फिर है क्रोमोप्रोटीन्स। इस तरह से ये सब के सब कंजुगेटेड प्रोटीन है, क्योंकि इसमें नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा गया है वो आगे अटैच हो गया। और तीसरा है डिराइव्ड प्रोटीन। ये सिंपल या कंजुगेटेड प्रोटीन से ही बना है। मतलब पहले सिंपल प्रोटीन था लेकिन बाद में वो डिराइव्ड प्रोटीन बन गया, ऐसा हो गया इसके साथ। यानी कि डीनेचर्ड प्रोटीन या पेप्टाइड्स, यानी कि जो प्रोटीन हाई टेम्परेचर में ये किसी वजह से टूट गए, खराब हो गए, वो डिराइव्ड प्रोटीन हो गया। और उससे भी कभी कभी कुछ काम का चीज बन जाता है तो वो डिराइव्ड प्रोटीन है। ठीक है, उसके बाद है लिपिड्स। लिपिड्स जो है एक तरह के ईस्टर्स हैं। ईस्टर, अब जो क्रिश्चियन लोग ईस्टर डे मनाते हैं वो उसकी बात नहीं हो रही है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में रहना है, बाहर नहीं जाना है। केमिस्ट्री में जैसे आपने अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, हाइड्रोक्सिल ये सब ग्रुप पढ़े ना आपने, उसमें एक ईस्टर्स भी था। वही ईस्टर ग्रुप और फैटी एसिड ग्रुप, ये सब ना अगर ईस्टर्स में से ग्लिसरॉल बना। ग्लिसरॉल क्या है, एक तरह का ईस्टर ग्रुप है। और फैटी एसिड्स में आप ट्राइग्लिसराइड ले लीजिए। ये सब जो मिल के जो बना रहा है ना, यही लिपिड्स है। ठीक है, ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि फैटी एसिड्स है। ये एक तरह का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का कंपोजिशन है। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड क्या है, लिपिड्स। उसके बाद इसमें क्या क्या आएगा, फैट्स, वैक्सेस, एस्टेरॉल्स, फैट सोल्यूबल विटामिन, ये भी लिपिड्स में आएंगे। जो भी फैट से मिलता जुलता चीज है सबका सब लिपिड है। मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कहाँ सुना था आपने नाम, चलिए कमेंट्स में बताइए। आंसर है सेल के ऊपर वाले मेम्ब्रेन में। सेल का जो सेल मेम्ब्रेन था वो फॉस्फोलिपिड वाला स्ट्रक्चर था। फॉस्फोलिपिड में बेसिकली होता क्या है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस, इन चारों का कंपोजिशन होता है फॉस्फोलिपिड्स। और इसका एग्जांपल है लेसिथिन। लेसिथिन एक तरह का फॉस्फोलिपिड वाला कंपाउंड है। फिर है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होगा, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ये तो सब में है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट अलग से जुड़ गया इसलिए ग्लाइको वर्ड आ गया, ग्लाइकोलिपिड। और लिपिड्स अगर सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स की बात करें तो वो एक तरह का ट्राइग्लिसराइड है जिसके अंदर क्या है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ये सबके फॉर्मूलाज थे। और उसके बाद फंक्शन, लिपिड का फंक्शन क्या है, स्टोर करना एनर्जी को, सिग्नलिंग करना, उसको एक तरह से सिग्नल देना कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जैसे कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और बाकी चीजों का भी उसमें हेल्प करता है ये। उसके बाद आ गया फैटी एसिड जिसका हम इतनी देर से नाम सुन रहे थे। ये एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स है फैट का। जैसे अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक था प्रोटीन का, वैसे फैटी एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है फैट का। फैटी एसिड में बहुत सारे ग्रुप अलग अलग तीन तरह के, अगर फैटी एसिड जुड़ गए तो उसको ट्राइग्लिसराइड बोल रहे हैं, दो जुड़े डाइग्लिसराइड कहेंगे। ये एक तरह का नाम इसी तरह से रखा गया है काउंटिंग के बेसिस पे। दो तरह के होते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल वो होंगे जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होंगे, अगेन इसको लेना पड़ेगा बाहर से। ठीक है, और नॉन इसेंशियल जो है बॉडी में बन रहा है, लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसका ये बेसिकली इसेंशियल फैटी एसिड चार है। इसका ट्रिक दिया है ओला। उला ओबर वाला ओला नहीं, ओ डबल एल ए है। ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक और अरिकिडोनिक एसिड। ठीक है,
और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड में है स्टीरिक, पामेटिक, अरेकिडोइक एसिड। ये सब का नाम मत याद करो यार, बॉडी में बन रहा है। नहीं, एग्जाम के लिए थोड़ा सा पढ़ लेना है। सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये वो फैटी एसिड है जिसमें सब में सिंगल बॉन्ड है और चेन सैचुरेट कर गया, अब इसके आगे वो नहीं जाएगा पगलाने के लिए। पगलाने मीन्स वो केमिकल रिएक्शन में अब इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ना सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड है। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एकदम अनस्टेबल होता है, वो आगे केमिकल रिएक्शन में चला जाता है, रिएक्ट करके कुछ ना कुछ बना लेता है। लेकिन सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इसका नाम सैचुरेटेड फैटी एसिड है। लॉरिक एसिड इसका पहला एग्जाम्पल है, जिसमें 12 कार्बन है। मिरिस्टिक एसिड 14 कार्बन है। पामिटिक एसिड 16 कार्बन है। ब्यूटारिक एसिड 4 कार्बन। कैप्रिक एसिड 10 कार्बन है। स्टेरिक एसिड में 18 और एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन है। तो कार्बन यहाँ पे इतने अच्छे से बता के दिया है, तो आपको थोड़ा याद रख लेना थोड़ा बहुत। उसके बाद है अनसेचुरेटेड, आ गया बात। अब इसमें डब सिंगल बॉन्ड को छोड़ के बाकी कोई भी बॉन्ड यूज कर दो, देखिए सेकेंड लाइन में दिया है एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड पूरे जगह है, एक जगह बस डबल बॉन्ड आ गया तो उसको सैचुरेटेड नहीं कहेंगे। वहीं पे जिस पॉइंट पे डबल बॉन्ड है ना, वहीं से वो जाके किसी से रिएक्शन कर लेगा। तो जैसे ही डबल बॉन्ड आ गया तो वो पूरा मॉलिक्यूल ही खराब हो गया, उसको किसको किसके category में डाल देंगे, अनसेचुरेटेड के कैटेगरी में। अगर उसमें सारा सिंगल 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 बॉन्ड है, तब जाके उसको सेचुरेटेड वाले ग्रुप में रखेंगे। और इसके कंपोनेंट्स में ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को मेंटेन रखने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है हम कैटेगरी में रखने बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं कि बेकार है, इसका भी काम है। इसलिए पहला लाइन में बेचारा बता दिया है कि हम काम के हैं। पहला लाइन में बोला है कि फॉस्फोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन का है ना, वही, और साथ ही साथ मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, यानी मेम्ब्रेन इस तरह से फ्लो कर पाएगा इसकी वजह से। और इसमें एक तो डबल बॉन्ड जरूर रहेगा, पूरा डबल बॉन्ड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल में इसका मेरिस्टोलिक एसिड, पाल्मेटोइक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलेनिक और लिनोइक एसिड। ठीक है, दोनों का दोनों क्या है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। जो ओला पढ़े थे, ओला क्या था, अभी जस्ट मैंने बताया। चलिए जिनको याद है कमेंट में लिखिए। इसका सोर्स क्या है, एवोकेडो ऑयल, ऑलिव ऑयल, पीनट बटर, सनफ्लावर ऑयल, नट्स, सीड्स, आलमंड्स, पीनट्स, कैश्यूज, सीसमे सीड्स, ये सब के सब क्या है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। अब अगर किसी को हेल्थ से रिलेटेड जानकारी है, तो ये बताइए कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बॉडी के लिए अच्छा है या सैचुरेटेड, कौन सा सबसे ज्यादा खाना चाहिए, चलिए बताइए। नहीं पता ना, ये हाँ आंसर सुनिए, अनसेचुरेटेड इम्पोर्टेंट है। अभी तक लग रहा होगा कि उसमें सिंगल बॉन्ड है, वो स्टेबल है, तो वही अच्छा होगा। इसमें तो डबल बॉन्ड आ गया, ये खराब है। नहीं, यही इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए। जितना भी अगर हम सेचुरेटेड वाला खाएंगे ना, वो बॉडी में जमा हो जाएगा, क्योंकि वो रिएक्ट करता ही नहीं है किसी से। और ये अगर खा रहे हैं, ये रिएक्ट बॉडी में जाएगा तो अलग अलग कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, अपना गुण दिखाएगा। और हमको वही चाहिए, एक जगह जाके बैठाना नहीं है बॉडी में। तो ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बढ़िया है। किस किस में पाया जाता है, सोर्स चलिए याद रख लीजिए, इसीलिए ये बात हम हेल्थ वाला घुसा दिए, ताकि सब अलर्ट होके ये याद कर लीजिए। एवोकेडो ऑयल, ऑलिव ऑयल, हेल्थ का बात आता नहीं है कि सब ध्यान देने लग गए। पीनट बटर, सनफ्लावर ऑयल, नट्स, आलमंड्स, पीनट्स, कैशियो, सिसमी सीड्स, समझ गए। आगे है विटामिन, और ये लास्ट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, विटामिन और एंजाइम, ये किस किन के द्वारा दिया गया, कई बार बता चुकी हूँ, फंक नाम के साइंटिस्ट थे 1912 में, उनके द्वारा ये वर्ड दिया गया था, टर्म दिया गया था विटामिन। विटामिन ऐसे फूड फैक्टर्स को बोलते हैं जो कि ग्रोथ, न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें बाहर के किसी सोर्स से अपने बॉडी को देना पड़ता है। और ये ऐसे फूड फैक्टर है, मतलब नेसेसरी नहीं है, मिल गया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, खींच तीर के काम चल जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचना है कि नहीं खाना है, खाना है, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें दो तरह के, एक तो पानी में घुल जाएंगे, मतलब अगर आप विटामिन बी या विटामिन सी वाला कोई भी चीज खाते हैं तो तुरंत पानी नहीं पीना है। मम्मी बहुत बार बोलती होगी संतरा खा के पानी मत पियो बेटा, कोई नहीं सुनता है। रीजन यही है, अमरूद खा के पानी मत पियो। वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, पानी के साथ बह के चला जाएगा वो, पहले उसको यूज तो होने दो यार, पचने दो पहले। तो फैट सॉल्युबल जो है ना, वो फैट के साथ डिसॉल्व होगा तो बहेगा। अगर आप विटामिन ए खा के पानी पिए, कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। वाटर सॉल्युबल विटामिन खा के आप पानी पी गए, भाई ब्लंडर कर दिए। केमिस्ट्री में साफ लिखा हुआ है, ये वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुल के बह जाएगा।
तो विटामिन बी एंड सी क्या याद रखना है कि ये वाटर सॉल्युबल है, और फैट में जो सॉल्युबल है वो चार है, ए डी ई के। ठीक है। उसके बाद है फॉलिक एसिड। ये मेचुरेशन, आरबीसी जब मेच्योर होता है यानी कि रेड ब्लड सेल्स जब बनते हैं, तो उसमें कौन सा एसिड, फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉलिक एसिड का टैबलेट सबने खाया होगा, रीजन यही है। आरबीसी खून की कमी है, फॉलिक एसिड खाइए। फॉलिक एसिड किसका साइंटिफिक नेम है, किस विटामिन का, चलिए बताइए। किसका है, नहीं पता। फॉलिक एसिड है साइंटिफिक नेम विटामिन बी 9 का। यहाँ लिख दूं, लिख देती हूँ। अरे छी छी, बहुत गंदा लिख रहे हैं। ठीक है, आप समझ लीजिएगा, आप नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। हम यहाँ पे जैसे भी लिखे, आप लोग लेकिन सुंदर से लिखिएगा। ये है विटामिन बी 9। ये किसका साइंटिफिक नेम है, मतलब इसका क्या साइंटिफिक नेम है, फॉलिक एसिड। ठीक है। फॉलिक एसिड को ही बी 9 को ही फॉलिक एसिड कहा जाता है। तो विटामिन बी 9 आरबीसी के मेचुरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ मिनरल, सबसे ज्यादा मिनरल किस बॉडी ऑर्गन में है, बोन्स में, टीथ में। कैल्शियम सारे लिविंग सेल्स के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हड्डियों के लिए। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। ठीक है। मेरा इसी चैनल पे शॉर्ट्स में साइंटिफिक नेम्स मैंने बताया था, उसमें आप वो देख लीजिएगा, याद हो जाएगा साइंटिफिक नेम सारे विटामिन का। द टर्म एंजाइम किस साइंटिस्ट के द्वारा ये कॉइन किया गया था, डब्ल्यू कून के द्वारा। ठीक है, 1898 में। एंजाइम्स क्या है, ये जनरली वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बेसिकली ये प्रोटीन ही है, लेकिन ये लोग कैटेलाइज कर देते हैं केमिकल रिएक्शन को। कोई भी चीज अगर, कोई भी प्रोसेस बॉडी में हो रहा है, रेस्पिरेशन या कुछ भी, डीनेचर प्रोटीन बन रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसमें अगर एंजाइम जाके ऐड हो गए ना, तो वो उस प्रोसेस को फास्ट कर देंगे। उस प्रोसेस में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो साइड से बस उसको हेल्प करेंगे ग्रो करने में। यही है कैटलिस्ट और एंजाइम में, यही डिफरेंस है। अब उतना डीपली मत जाइए, लेकिन ये याद रखिए कि ये क्या करते हैं, कैटलाइज कर देते हैं केमिकल रिएक्शन को, फास्ट कर देते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे डिफिशियंसी दिया है, उसका इफेक्ट दिया है, आ गया लिस्ट। आपको शॉर्ट देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखिए। विटामिन ए का रेटिनॉल नाम है, विटामिन बी 1 को थायमिन बोलेंगे, बी 2 को राइबोफ्लेविन, बी 3 नियासिन, बी 5 पेंटोथेनिक, बी 6 पिरोडॉक्सिन, बी 12 कोबेलामाइन। फॉलिक एसिड तो दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, जो मैंने पीछे बता दिया है। बी 9 को क्या बोलेंगे, फॉलिक एसिड। तो रेटिनॉल अगर हम नहीं खाते तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, जीरोफ्थैल्मिया हो जाएगा। इसका सोर्स कहाँ से हमको मिलेगा, विटामिन है। अगर आप वेजिटेरियन है तो मिल्क, कैरट, पपाया, मैंगो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो लीवर इज रिच सोर्स। ठीक है। बी 1 थायमिन बेरी बेरी हो जाता है इसकी कमी से। तो ये सारे लिस्ट है, अभी मैं शॉर्ट में इसको बता देती हूँ। राइस, पॉलिश्ड वाला राइस, राइस का जो बिना पॉलिश्ड वाला जो होता है उसमें थायमिन। लीफी वेजिटेबल सॉरी, फिश, एग, मीट। राइबोफ्लेविन, फोटोफोबिया, इन्फ्लेम्ड लिप्स, क्रैक्स, होंठ फटना, मेरा बहुत होता है ये। मिल्क पाउडर, फिश और पल्सेस में होता है ये, तो पल्स खाना चाहिए। बी 3 नियासिन, निकोटिनामाइड, पेलाग्रा, ब्लैक टंग। ठीक है। तो ये सब डिफिशियंसी डिजीज है, अगर नहीं खाएंगे तो ये सारी चीजें होंगी। बी 5 अगर ये नहीं खा रहे हैं तो ब्लड सेल्स अच्छे से नहीं बनेगा, बी 9 का भी वही था। बी 6 नर्व्स डिजेनरेट हो जाने शुरू हो जाएंगे, इसको करने के लिए व्हीट जर्म और लेग्यूम्स खाना पड़ेगा। C12 कोबेलामाइन, इससे परनीशियस अनीमिया होता है, यानी कि क्या होता है, एक तरह से आपको खून की कमी हो जाएगी। एनिमल फूड, लिवर, मीट, फिश, एग। अब वेजिटेरियन वाले सोचेंगे कि बी 12 तो है ही नहीं, हम कहाँ से खाएंगे। टेंशन नहीं लेना है वेज वालों, मैं आपके साथ हूँ। इसमें जो बी 12 का वेज सोर्स है, मैं अभी बता रही हूँ, आप नोट्स में लिख दीजिए कहीं पे। योगर्ट्स है, ओट्स है, साथ में चीज है, इन सारी चीजों में बी 12 आसानी से मिल जाता है। उसके बाद है विटामिन सी, इसके नहीं खाने से स्कर्वी हो जाएगा, सॉफ्ट टिश्यूज स्वॉल कर जाएगा और दुखेगा। तो उस तरह की बीमारी को इसका नाम है स्कर्वी। ये ऑनला, गुआवा, सिट्रस फ्रूट, इन सारी खट्टी चीजों में सी है, सी का तो सबको याद होगा। डी कैल्सिफेरॉल, इसको नहीं खाने से रिकेट्स होगा, पीजियन चेस्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रोमेलेसिया हो जाएगा एडल्ट्स में। फिर सनलाइट, धूप में बैठिए सुबह वाले, 5 मिनट 10 मिनट बैठना चाहिए सुबह के धूप में। और ये फिश और लिवर ऑयल, और साथ में डी और किस में है,
कैल्शियम मखाना में है, प्लस में आपका पीनट्स में है। ये सब खाना चाहिए, विटामिन डी है उसमें। यहाँ पे सारा सोर्सेज नहीं लिखा है, ये नहीं सोचना है इसमें जितना लिखा उतना ही सोर्स है। आप सर्च करिए, आगे पढ़िए, सोर्सेज बहुत सारे हैं। ई में टोकोफेरोल, स्टेरिलिटी काउज होगा, हेयर नेल्स कमजोर होने लगेंगे। आउटर लेयर ऑफ ग्रेन्स, साथ में आलमंड बहुत पॉपुलर है, आलमंड। फिर एच, विटामिन एच, डर्मेटाइटिस, स्किन खराब हो जाता है। ये भी बहुत सारे सोर्सेस में, अभी फिलहाल हमको भी याद नहीं है। के फाइलोक्विनोन, इससे क्लॉटिंग, खून रुकेगा ही नहीं, बहते चला जाएगा। कॉलीफ्लावर, लीवर, सोयाबीन, ये सब खाना चाहिए, विटामिन के होता है। और लास्ट में देखिए फॉलिक एसिड दिया है, इसको नहीं खाने से एनीमिया होता है। ये पालक, करौंदा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होता है। उसके बाद है ग्रोथ सब्सटेंसेस, अब है हॉर्मोन्स। और ये हॉर्मोन्स प्लांट्स के हैं, एनिमल्स के नहीं है। तो प्लांट्स में ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, बस इतना ही, 5 ये बेसिक हॉर्मोन्स है प्लांट के। और ये जो 2 एक्स्ट्रा दिया है, ये एक्स्ट्रा इसी में से मतलब निकाला हुआ सब चीज है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अलग से दिया है। ऑक्सिन FW वेंट के द्वारा दिया गया था। एपिकल बर्ड डोमिनेंस यही काज करवाता है। रूट इलोंगेशन, सेल डिवीजन, ये सब के लिए ऑक्सिन इंपॉर्टेंट है। जिसमें IAA, जिसको इंडोल एसिटिक एसिड बोलते हैं, ये प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप को रोकता है। साथ ही ये नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन है। IBA, ये रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जब भी हम कटिंग्स को ग्रो करते हैं तो यही इसमें डिप करके करते हैं। NAA, नेप्थेलिक एसिटिक एसिड, ठीक है। फ्रूट थिनर, फ्रूट अगर थिनिंग करना है, हम चाहते हैं कि एक ही फल हो लेकिन बढ़िया हो, बड़ा हो साइज में, तो हम क्या करेंगे, फ्रूट थिनिंग करवा लेंगे। और साथ में फ्रूट ड्रॉप को भी कहीं कहीं पे प्रिवेंट करता है। डोजेज आपको अलग अलग देने होंगे, तो इसका बहुत सारा फंक्शंस है। उसके बाद 2,4-D है, फ्रूट सेटिंग हार्मोन। फ्रूट सेट करवाना है तो 20 ppm से कम अमाउंट में इसको छिड़कवाना है। और हर्बिसाइड का भी काम करता है, वीड्स को मार देगा। उसके बाद है डिकाम्बा, ये एक्टिव हर्बिसाइड है, मतलब वीड्स को खत्म करेगा। साइटोकाइनिन, ये सेल डिवीजन करवाएगा। जिब्रेलिन, ये सेल इलोंगेशन, बेरी साइज ग्रेप्स में बढ़ाने के लिए इसको डालते हैं। डोरमेंसी ब्रेकर का काम करता है, मतलब सोइंग से पहले जिब्रेलिन अगर लगा दिए तो डोरमेंट कंडीशन से बाहर आ जाएगा सीड। एब्सिसिक एसिड, इसको डोरमेंसी इंड्यूसन बोलते हैं, जो स्टोमाटा क्लोज ला देता है। और ये एंटी जिब्रेलिन इसका नाम है, दूसरा नाम है एंटी जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो जो काम करता है, जस्ट ये उल्टा फंक्शन करेगा। इथाइलिन, ये फल को पकाने के लिए पॉपुलर है बहुत ज्यादा। ये 2 फॉर्म में अवेलेबल है, इथेरल और इथेफोन। इथेरल क्या होता है, लिक्विड फॉर्म है इथाइलिन का, इसको बनाना फ्रूट राइपनिंग में यूज करते हैं। और इथेफोन, इथेफोन गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, और ये शुगर केन, व्हीट, कॉफी, टोबैको, राइस, इन सब के राइपनिंग के लिए यूज किया जाता है, छिड़कवाया जाता है। क्लोरोमेक्वाट, ये CCC, ये लॉजिंग प्रिवेंटर है। अगर लॉजिंग को रोकना है, खेत में गिर जाता है ना, लॉज कर जाता है, तो ये साइकोसिल है। उसके बाद है मैलिक हाइड्राजाइड, ये ग्रोथ रिटार्डेंट का काम कर रहा है, रोक रहा है ग्रोथ को। जहाँ पे हमको चाहिए कि कम, यार इतना हमको लीव्स नहीं चाहिए, हमको फ्रूट ज्यादा चाहिए, तो वहां पे हम मैलिक हाइड्राजाइड छिड़कवा सकते हैं। ये ओनियन के स्प्राउटिंग को प्रिवेंट करता है स्टोरेज के समय। मतलब अगर रूम में रखा हुआ ओनियन, उस पे MH छिड़कवा दिए तो स्प्राउटिंग नहीं होगा ओनियन में, फिर उसको आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद सोल्ड अंडर द ट्रेन, इसका ट्रेड नेम क्या है, स्प्राउटो स्टॉप, मतलब स्प्राउट्स को रोकेगा। उसके बाद है कुछ मिनरल्स की डिफिशियंसी। अभी तक हमने विटामिन का देखा था, आप कैल्शियम आप कम खाएंगे, रिकेट्स, मिल्क फीवर हो जाएगा। ये एनिमल्स में होता है मिल्क फीवर। उसके बाद फॉस्फोरस, रिकेट्स, ऑस्ट्रोमेलेसिया, पिका एनिमल्स में होता है, वो लोग मिट्टी खाने लगते हैं, चौक खाने लगते हैं, कैल्शियम कुछ भी उनको खाने का मन हो जाता है। तो ऑस्ट्रोमेलेसिया वगैरह तो बच्चों में होता है, रिकेट्स। आयरन, आयरन की कमी से अनीमिया हो जाएगा। जिंक की कमी से पारा केराटोसिस, मैग्नीज की कमी से पाराइसिस, आयोडीन की कमी से गोइटर, कोबाल्ट की कमी से कोस्ट डिजीज। और मिनरल्स, अभी तक हमने डिफिशियंसी पढ़ा, अब एक्सेस, अगर ज्यादा खा लेंगे, मोलिब्डेनम ज्यादा खा लेंगे, मोलिब्डेनोसिस हो जाएगा। फ्लोरीन ज्यादा खा लेंगे, फ्लोरोसिस, दांत और नाखून खराब होने लगेंगे। उसके बाद सेलेनियम ज्यादा खाएंगे तो अल्कली डिजीज, डेगलाना हो जाएगा। और कुछ एलिमेंट्स है जिससे बीमारी होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑक्जेलेट, किडनी स्टोन होने का खतरा है। तो उसके बाद है लेड, ज्यादा खाने से मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा, ज्यादा नहीं खाना है। और फ्लोराइड खाने से फ्लोरोसिस हो जाता है। और हमारे जितने टूथपेस्ट की कंपनी है आगे आप खुद समझदार हैं।
आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाती है। उसके बाद आयरन कॉन्स्टिपेसी और डाइजेंट्री दोनों होने का खतरा है। आयरन भी हिसाब से लेना है, जरूरी है बॉडी के लिए, पर हिसाब से। कॉमन मेडिसिनल प्लांट्स और उसके यूज, जैसे बेलाडोना को एट्रोपा बेलाडोना बोलते हैं। इसके लीव्स को यूज किया जाता है इसमें। इसका जो साइंटिफिक नेम है उसी से रिलेटेड आपको केमिकल बोलना है, ये याद करने का ट्रिक है। अट्रोपा बेलेडोना यानी कि केमिकल अट्रोपिन। विथेनिया सोमनिफेरा यानी कि विथानिन, ये नाम का केमिकल उसमें होगा। राइबोवोल्फिया सर्पेंटाइन यानी सर्पेंटिन रिसर्पाइन। उसके बाद क्लोरोफाइटम में सेपोनिन। पेपेवर सोमनिफेरम में मॉर्फिन कोडीन नार्कोटिन। प्लांटागो ओवेटा में म्यूसिलेस। कॉमिनोफोरा वेगेटी गोगोलीपिड्स, ये सब। और ये जो पार्ट्स है, कौन कौन से पार्ट्स हम यूज करते हैं, सब गोल का सब लोग गर्मी के दिन में अभी पीते हैं, हस्क सीड होता है वो। ओपियम पॉपी का फ्रूट और लेटेक्स यूज किया जाता है। अफीम, हीरोइन, हीरोइन के नाम से ये बिकता है। और पेन किलर्स और क्योर, मतलब बिकता नहीं है, इलीगल है। मतलब ये दवाओं की कंपनी में यूज होता है। पेन किलर, गॉड ऑफ स्लीप भी बोलते हैं इसको। ल्यूकेमिया को ट्रीटमेंट्स में ये सब यूज होता है। मॉर्फिन है ना इसमें। गूगल, गूगल का हम गम रेजिन यूज करते हैं। ओबेसिटी, अर्थराइटिस और कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है। गूगल बहुत लोग पीते हैं पानी में फुला। सर्पगंधा, मेरे बताया अनुसार पीने मत लगिएगा, डॉक्टर से पूछिएगा। सर्पगंधा, इसके रूट्स यूज करते हैं। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर में यूज होता है। अश्वगंधा जनरल मेडिसिन में यूज होता है। बेलाडोना के लीव्स न्यूरोलॉजिकल पेन्स, नर्व से रिलेटेड कोई भी नस में दिक्कत है उसको उसको ट्रीट किया जाता है। ये सब कुछ कॉमन मेडिसिनल प्लांट्स और उसके यूजेस थे। क्योंकि केमिस्ट्री की बात हो रही थी तो केमिकल नेम आपको याद रखने हैं। तो आज के लिए इतना ही। जो नए हैं चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। और जो जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहिए, आगे और भी पढ़ाई के चैनल चैप्टर्स अपलोड करते रहूंगी। स्टे ट्यून, बाय।